फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल बायोलॉजी में। तो एक लंबे से टाइम ब्रेक के बाद आज हम अपनी शूटिंग पर वापस आए हैं। तो जैसा कि हम क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए थे और हम लोग अंतर झिल्ली का तंत्र, मतलब ऐसे तंत्र जो जिनके कार्य आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ऐसे कोशिकांगों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें हमने अपने लास्ट वीडियो में लयनकाय नाम के कोशिकांग के बारे में पढ़ा था और हमने उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर दिया था। तो आज हम अपने इस नए टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है वैक्यूल, यानी कि रसधानी। तो रसधानी क्या होती है? जैसे कि हमारी कोई कोशिका है, तो उसका जो, अब हमको पता है कोशिका है तो उसमें कोशिका द्रव्य तो होगा ही। तो जो हमारी कोशिका है उसमें जो कोशिका द्रव्य है उसमें एक झिल्ली से घिरा हुआ अंग पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रसधानी। जैसे मान लो ये कोई कोशिका हुई, तो इसमें एकल झिल्ली से, मतलब जिसके बाहर सिर्फ एक ही झिल्ली होगी, ऐसे एकल झिल्ली से घिरा हुआ एक कोशिकांग पाया जाता है, जिसको कहते हैं रसधानी। ये जो रसधानी होती है उसमें पानी, एक मिनट, इसमें पानी, रस, उत्सर्जी पदार्थ और अन्य उत्पाद, जो हमारी जो रसधानी है जो कि एकल झिल्ली से घिरी हुई होती है, इसमें पानी, रस, उत्सर्जी पदार्थ और अन्य ऐसे उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी ना भी हो, वो भी इसमें पाए जाते हैं। ये सारे पदार्थ इसमें होंगे। और ये जो कोशिका, ये जो हमारा कोशिकांग है, इसके बाहर ये एकल झिल्ली से घिरा हुआ होता है और इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। मतलब जो हमारी जो रसधानी होती है वो एक झिल्ली से घिरी हुई होती है और ये जो झिल्ली होती है इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। मतलब इस झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट। अब जैसे जो भी पदार्थ या दूसरे आयन होते हैं वो इसी झिल्ली से होकर के, इसी झिल्ली से सांद्रता प्रवणता के विपरीत इस रसधानी के अंदर आते हैं। अब सांद्रता प्रवणता के विपरीत का मतलब क्या होता है कि देखो, सांद्रता प्रवणता क्या होती है? किसी भी पदार्थ की अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना सांद्रता प्रवणता कहलाता है। तो सांद्रता प्रवणता क्या होती है? पदार्थों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन सांद्रता प्रवणता कहलाता है। कि मतलब कोई भी पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से, मतलब अपनी अधिक मात्रा से अगर कम मात्रा की ओर जाते हैं तो वो कहलाता है सांद्रता प्रवणता। तो ये जो हमारी रसधानी है, इसमें जो भी पदार्थ या दूसरे आयन है वो इस सांद्रता प्रवणता के विपरीत होकर इसके अंदर प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से मतलब जो भी पदार्थ या आयन है उनकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की अपेक्षा इस रसधानी में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सांद्रता प्रवणता का मतलब होता है अपनी अधिक मात्रा से अपनी कम मात्रा की ओर जाना, लेकिन रसधानी में जो पदार्थ होते हैं वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत, मतलब अपनी कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर जाएंगे। तो अगर कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इसकी मात्रा ज्यादा होगी। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी रसधानी होती है उसके अंदर किसी भी पदार्थ या आयन की जो सांद्रता होती है वो कोशिका द्रव्य की अपेक्षा इसके अंदर ज्यादा होती है। और जो हमारी रसधानी होती है वो हमारी पादप कोशिका का 90% से ज्यादा भाग घेरती है। जो रसधानी होती है ये पादप कोशिका में 90% से अधिक भाग घेरती है। तो मतलब हमारी जो रसधानी होती है वो पादप कोशिका में, मतलब जो हमारी पादप कोशिका होता है उसका 90% से भी ज्यादा भाग रसधानी से घिरा हुआ होता है और बाकी भाग में दूसरे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये रसधानी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी।
हाँ, तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, अमीबा में जो राजधानी होती है, जो संकुचनशील राजधानी होती है, वो उत्सर्जन के लिए उपयोगी होती है। एक राजधानी के बारे में इम्पोर्टेंट बात है कि अमीबा में संकुचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो राजधानी है, पादपों में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है कि पादपों का ये 90% से भी ज्यादा भाग घेरती है। और जो अमीबा होता है उसमें जो संकुचनशील राजधानी होती है वो उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होती है। और दूसरे जीव जैसे कि आद्य जीव प्रोटिस्टा की बात कर सकते हैं, उसमें खाद्य राजधानी होती है जो कि उनके खाद्य के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। तो ये थी राजधानी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। राजधानी हमारे जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ खास बातें इसमें जानने लायक है भी नहीं। राजधानी सिर्फ क्या है, एक जो कोशिका होती है उसके कोशिका द्रव में एकल झिल्ली से घिरा हुआ जो कोशिकांग होता है वो एक राजधानी होती है, जो कि सिर्फ एक ही झिल्ली से घिरी हुई होती है। और उसकी उस झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो टोनोप्लास्ट है, जो भी पदार्थ या दूसरे आयन होते हैं वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत इस राजधानी में प्रवेश करते हैं। और ये पादप कोशिका का 90% से ज्यादा भाग घेरती है। जो अमीबा होता है उसमें संकुचनशील राजधानी होती है जो क्या करती है, उसके उत्सर्जन में, मतलब अमीबा में उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है संकुचनशील राजधानी। और जो आद्य जीव है उनमें जो खाद्य राजधानी होती है वो खाद्य निर्माण के लिए उपयोगी होती है। तो हमारा जो वैक्यूल्स का एक छोटा सा टॉपिक था, कुछ खास बातें जो भी जानने लायक थी उसमें बता दी गई है। अब हम अपने दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तब तक अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो सब जानते हैं, इसको कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में मतलब जो भी ऊर्जा हम एटीपी के रूप में लेते हैं वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है, इसलिए इसको कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। तो जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दो झिल्ली से बना होता है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अगर देखी जाए तो इसमें हम देखते हैं कि ये दो झिल्लियों से बना होता है, मतलब दो झिल्लियों से घिरा होता है। एक होती है बाहरी झिल्ली मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन, और एक ये होती है अंतर झिल्ली यानी कि इनर मेम्ब्रेन। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली युक्त से घिरा होता है, और इसकी जो दोनों झिल्लियां होती है, इन दोनों झिल्लियों के जो बीच वाला स्थान होता है, मतलब इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो बीच वाला स्थान होता है, जिसकी वजह से बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली अलग अलग होती है, हमारा ये वाला जो स्थान होता है वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। मतलब कि अंतर झिल्ली स्थान, मतलब बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली एक स्थान द्वारा एक दूसरे से अलग होती हैं। और
जिस मतलब इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो खाली स्थान होता है, जिसकी वजह से बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली अलग अलग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हिंदी में बोलते हैं अंतर झिल्ली का स्थान। हाँ, तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दो झिल्ली से घिरा होता है और दोनों झिल्लियों के बीच वाला जो स्थान होता है उसे कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो अंतर झिल्ली एक अंगुली जैसे संरचना बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और इस क्रिस्टी पे कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जिनको क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसकी जो अंतर झिल्ली है वो ऐसे घूमकर एक अंगुली जैसी संरचना बनाती है, जिसको कि क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और इस क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे कण मतलब पार्टिकल होते हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सीसोम या F1 कण। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बेलनाकार होते हैं, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनकी आकृति बेलनाकार होती है। वो हम यहाँ देख सकते हैं, या तो ये बेलनाकार होते हैं या ये तस्तरी के जैसे आकार के होते हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि इसको कोशिका का ऊर्जाग्रह कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जाग्रह कहते हैं। तो इसकी आकृति बेलनाकार होती है और इसे कोशिका का ऊर्जाग्रह कहते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसको स्वायत्त कोशिका भी कहते हैं। अब इसको स्वायत्त कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका अपना डीएनए और अपना आरएनए होता है, इसलिए इसको हम लोग स्वायत्त कोशिका भी कहते हैं। तो पॉइंट बना के लिखते हैं इसे स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, क्योंकि इसका अपना डीएनए व आरएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है इसका खुद का डीएनए और खुद का आरएनए होता है, मतलब इसका अपना खुद का डीएनए और खुद का आरएनए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात की जाए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जागृह भी कहते हैं। तो इसको कोशिका का ऊर्जागृह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी में एटीपी का निर्माण होता है। तो ये एटीपी का निर्माण स्थल होता है, तो इसका कार्य होता है एटीपी का निर्माण करना, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जीव जो होता है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा ग्रहण करता है, तो उस जो एटीपी का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, इसलिए इसको हम लोग इसलिए इसको कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। तो इसका कार्य है ये एटीपी का निर्माण स्थल होता है। यह एटीपी का निर्माण स्थल होता है, मतलब जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, इसलिए इसको कोशिका का ऊर्जागृह भी कहते हैं। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के दूसरे कार्य की बात की जाए तो ये वायवीय श्वसन में भी काम आते हैं। कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? एक तो ये एटीपी का निर्माण स्थल है, कि मतलब ये एटीपी का निर्माण करता है, और वायवीय श्वसन
मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो वायवीय श्वसन का काम करता है और एटीपी का निर्माण स्थल भी होता है। मतलब एटीपी का फॉर्मेशन भी किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया के निर्माण की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कैसे होता है? मतलब जो भी पहले वाले माइटोकॉन्ड्रिया उसी में विभाजन होता रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कैसे होता है? पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन से नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, उसका निर्माण और उसकी संरचना के बारे में पढ़ा। तो आज के हमारे इस वीडियो में दो टॉपिक क्लियर होते हैं, एक तो राजधानी और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों ही कोशिकांगों के बारे में हमने पढ़ लिया, जिसमें से जो राजधानी होती है वो अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत ही आती है। मतलब इसके कार्य भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। और जो हमारी राजधानी होती है वो एक झिल्ली से घिरी हुई होती है, वो हमने अभी इसके पहले ही देखा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्ली, मतलब इसके बाहर ऐसे दो झिल्ली पाई जाती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानी, ये दोनों टॉपिक इस वीडियो में क्लियर हो गए। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग लवक यानी कि प्लास्टिड के बारे में स्टडी करेंगे। अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।